नमस्कार, लोकसभा टीवी के खास कार्यक्रम हमारी संसद में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं संसद के सबसे महत्वपूर्ण काल माने जाने वाले प्रश्नकाल और शून्यकाल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम हमारी संसद। संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल और शून्यकाल बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सदन में प्रश्न पूछना सदस्यों का अधिकार होता है। वहीं सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि सदन में पूछे गए प्रश्नों का वो उत्तर दे। लेकिन सदन में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया होती है। तो क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रावधान होता है, आइए जानते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रश्नकाल संसदीय कार्रवाई का एक रोचक और बेहद महत्वपूर्ण भाग होता है। सदन में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न में मुख्य रूप से जानकारी मांगी जाती है और एक विषय विशेष पर तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की अलग से व्यवस्था की गई है। What appropriate measures been taken to strengthen the GST portal to facilitate compliance with GST law amendment? दरअसल संसद में उठाए जाने वाले प्रश्न एक ऐसा माध्यम होते हैं जिसके जरिए संसद प्रशासन पर नजर रखता है और इसका इस्तेमाल हर सदस्य द्वारा संसदीय लोकतंत्र में किया जाता है। संसदीय प्रणाली में सरकार अपने कामकाज के लिए संसद के प्रति और संसद के माध्यम से लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न पूछना संसदीय युक्ति या उपाय है जिसका मूल मकसद जनहित से जुड़े किसी मामले पर जानकारी हासिल करना है। मैं सीधा एक डिक्लेरेशन चाहता हूं मंत्री से, ये पेंशन 1000 रुपीज से बढ़ा के आप कितना करेंगे और कब करेंगे, इसके बारे में आप कृपया ये हाउस को अवगत कराएंगे। मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूँ। आप वरिष्ठ सांसद हैं, पर मैं एक इस बात की ओर संज्ञान लाना चाहूँगा कि मिनिमम पेंशन 2014 में तत्कालीन हमारी सरकार ने निर्णय लिया था। संसद सदस्यों को लोकहित या जनहित से जुड़े मामलों पर सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। संसद में प्रश्नों के माध्यम से ही सरकार लोगों से संपर्क रख पाती है, क्योंकि इसके माध्यम से सदस्य प्रशासन से संबंधित मामलों में लोगों की समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सरकार को कसौटी पर परखा जाता है। सदन में उठाए जाने वाले प्रश्न से यह जानने में मदद मिलती है कि सरकार अपने काम को सही तरीके से आकार दे रही है या नहीं। सवालों के जरिए ही प्रशासन के सभी पहलुओं की छानबीन भी हो जाती है। साथ ही सरकार भी राष्ट्र की नब्ज को तुरंत पहचान लेती है और अपनी नीतियों और कृत्यों को उसके अनुरूप ढाल लेती है। It has been enacted and it can only be adopted by the other states. सदन में उठाए जाने वाले प्रश्नों से मंत्रालय को भी खासी मदद मिलती है। मंत्रालय अपनी नीति और प्रशासन के बारे में लोकप्रियता का अनुमान प्रश्नों से आसानी से लगा लेते हैं। प्रश्नों से मंत्रियों के ध्यान में ऐसी कई गलतियां सामने आ जाती हैं जिन पर शायद कभी ध्यान नहीं जाता। कई बार जब उठाया गया मामला इतना गंभीर हो कि वह लोगों के दिमाग को आंदोलित कर दे और वह व्यापक लोक महत्व का हो, तो प्रश्नों के माध्यम से किसी आयोग की नियुक्ति, न्यायालयी जांच या कोई विधान भी बनाना पड़ जाता है। बात रह गई है और 6 महीने की सर्विस और फैमिली के लिए 1 साल और 156 दिन का कंट्रीब्यूशन रह गया है, जो पहले डबल था। इसके बाद भी अगर कोई समस्या होगी तो हम उसका समाधान करने का काम करेंगे। संसदीय व्यवस्था की कार्रवाई में प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जनता के प्रति मंत्रियों की सामूहिक और अलग अलग जवाबदेही होती है। आम लोगों के जीवन को दैनिक प्रभावित करने वालों के लिए प्रश्नकाल को संसद में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रश्नकाल में जानकारी हासिल करना तो होता ही है, इसके साथ ही इससे जवाबदेही भी सुनिश्चित हो जाती है। प्रश्न विधायी कार्यों के साथ साथ सरकार पर संसद के नियंत्रण को भी सुनिश्चित करता है। हालांकि सदन में उम्मीद की जाती है कि सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और सटीक हों। फिर माननीय सदस्यों को आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप सबकी सहमति हो तो हमें सवालों को संक्षिप्त में पूछना चाहिए। इतना लंबा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। ये संसद का सदन है। आप
जो आपको पूछना है वो पूछे कि सुविधाओं का अभाव है। सदन में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को जितना महत्वपूर्ण माना गया है, अपेक्षा की जाती है कि मंत्रियों की ओर से दी जाने वाली जानकारी भी प्रामाणिक हो। यही कारण है कि गलत या अधूरे उत्तर को सदन को गुमराह करने के तौर पर देखा जाता है। यदि ऐसा होता है तो इस परिस्थिति में विशेषाधिकार का प्रश्न भी उठाया जा सकता है। अगर बाद में यह पाया जाता है कि वास्तविक रूप से दी गई जानकारी गलत या सच्चाई से परे है, तो तारांकित प्रश्न यानी मौखिक जवाब के मामले में मंत्री को सदन में पहले दिए गए सवाल के जवाब में सुधार करने वाला वक्तव्य देना पड़ता है और अतारांकित प्रश्न के मामले में एक विवरण सभा पटल पर रखना होता है। जिस मामले में मंत्री यह समझते हैं कि वह पूर्ण और सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे, तो वो प्रश्न के उत्तर के लिए या उस भाग के संबंध में और समय मांग सकते हैं। ऐसा करने पर मंत्री सदन को यह भरोसा देते हैं कि सूचना हासिल होते ही वो सदन में उपलब्ध कराएंगे। ऐसे आश्वासनों पर सरकारी आश्वासन समिति निगरानी रखती है। संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रश्नों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। इनमें तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल होते हैं। हालांकि गैर सरकारी सदस्यों से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों की क्या होती है पहचान, किस तरह से इन्हें बांटा जाता है, आइए जानते हैं। संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के अलग अलग तरीकों के आधार पर संसदीय प्रावधानों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ सवालों के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं तो कुछ के लिखित। यह सदन के अध्यक्ष या सभापति के विवेक पर निर्भर करता है कि वे किस प्रश्न को तारांकित श्रेणी में या अतारांकित श्रेणी में रखें। इसके अलावा संसदीय व्यवस्था में अल्प सूचना प्रश्न का भी प्रावधान है। तारांकित प्रश्नों की श्रेणी में वो प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों पर पहचान के लिए इन पर तारे का चिन्ह बना रहता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिए जाने के बाद सदस्यों द्वारा उन पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न वह होते हैं जिनका उत्तर सभा में लिखित रूप से दिया जाता है। इन पर तारांक नहीं बना होता और जिस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ऐसे प्रश्न के लिखित उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा प्रश्नकाल के बाद सभा पटल पर रखे गए मान लिए जाते हैं। अल्प सूचना प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में होता है। दरअसल कभी कभी किसी लोक महत्व से जुड़ा मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसे देर तक टाला नहीं जा सकता। ऐसे में अल्प सूचना प्रश्न लोकसभा में साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम समय की सूचना देकर पूछे जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 15 दिन से कम समय की अवधि में सूचना देकर अल्प सूचना प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न के समान इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है और उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। बता दें कि सदस्य को अल्प सूचना पर प्रश्न पूछने के कारण संक्षेप में बताने होते हैं। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न वह होते हैं जो किसी गैर सरकारी सदस्य को संबोधित किए जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्रश्न का विषय किसी ऐसे विधेयक, संकल्प या सभा के कार्य के अन्य विषय से संबंधित हो जिसके लिए वो सदस्य उत्तरदायी हो। ऐसे प्रश्नों से संबंधित प्रक्रिया वही है जो मंत्री को संबोधित प्रश्नों में अपनाई जाती है। संसद में प्रश्न पूछे जाने के लिए सदस्यों को कम से कम 15 दिन पहले सूचना देनी होती है। सदस्य मौखिक या लिखित किस तरह के जवाब चाहते हैं इस बारे में भी सूचित कर सकते हैं। इसके बाद सचिवालय की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर सदन में सदस्य प्रश्न उठाते हैं। संसद में प्रश्न पूछने के लिए सदस्यों को कम से कम 15 दिन पहले सूचना देनी होती है। वहीं कोई भी सदस्य अपने प्रश्न के लिए मौखिक या लिखित दोनों तरह के उत्तर देने के लिए सूचना दे सकता है, लेकिन यह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर निर्भर करता है कि वो किसी प्रश्न को मौखिक उत्तर के लिए रखे या लिखित उत्तर के लिए। सदस्य सदन के महासचिव को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछने के अभिप्राय की लिखित सूचना देता है। सदस्य को प्रश्न की विषय वस्तु के अलावा संबंधित मंत्री का नाम और जिस दिन वो प्रश्न को सदन में रखवाना चाहता है उस तारीख का स्पष्ट उल्लेख करना होता है। यदि एक ही सदस्य द्वारा एक ही दिन के लिए एक से अधिक प्रश्नों की सूचना दी जाती है तो प्रश्नों को उनके वरीयता क्रम में रखा जाता है।
लोकसभा में कोई भी सदस्य किसी दिन के लिए मौखिक और लिखित दोनों प्रश्नों के लिए 10 से अधिक प्रश्नों की सूचना नहीं दे सकता। वहीं किसी भी सदस्य के नाम किसी भी एक दिन में तारांकित और अतारांकित उत्तरों के लिए प्रश्न सूचनाओं में 5 से ज्यादा प्रश्न शामिल नहीं किए जा सकते। गौरतलब है कि लोकसभा में किसी एक दिन की तारांकित प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्न होते हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों की संख्या 230 होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के संदर्भ में अतारांकित प्रश्न सूची में 25 प्रश्न और जोड़े जा सकते हैं, लेकिन इस सूची की 230 प्रश्नों की सामान्य सीमा को बढ़ाने के बाद भी किसी दिन अतारांकित प्रश्नों की संख्या 255 से अधिक नहीं हो सकती। वहीं राज्यसभा में प्रतिदिन 15 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जाता है, जबकि अतारांकित प्रश्नों की संख्या 160 होती है। सदस्य से प्रश्न की सूचना मिलने के बाद उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है और उनकी प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेट किया जाता है, यानी उन्हें तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना के आधार पर बांटा जाता है। सदन में पूछे जाने वाले प्रश्न लोक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए होते हैं। जिन प्रश्नों में तर्क, निष्कर्ष या मानहानिकारक कथन होते हैं या जिनमें किसी व्यक्ति की पदेन या सरकारी हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण का जिक्र किया गया हो, उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे प्रश्नों को भी ग्रहित नहीं किया जाता है जो पहले उत्तर दिए गए प्रश्नों की पुनरावृत्ति होते हैं। लोक महत्व वाले अल्प सूचना प्रश्न को यदि जरूरी हो तो पहले संबंधित मंत्रालय में मामले से जुड़ी तथ्यपरक जानकारी देने और मंत्री से यह पूछने के लिए भेजा जाता है कि क्या उन्हें वह अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार है। यदि है तो उनके लिए उस प्रश्न का उत्तर देना किस तारीख को सुविधाजनक होगा, यह जाना जाता है। वहीं यदि मंत्री अल्पसूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहमत ना हो और सदन के अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न की विषय वस्तु पर्याप्त लोक महत्व की है जिसका सदन में मौखिक उत्तर दिया जाना चाहिए, तो सदन के अध्यक्ष यह निर्देश दे सकते हैं कि प्रश्न उस दिन की तारांकित प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाए, जिस दिन सामान्यतया उसका उत्तर दिया जाना होता है। गौरतलब है कि अल्प सूचना प्रश्न को प्रश्नकाल के बाद सदन की कार्रवाई में लिया जाता है। सत्र की बैठक की तारीखें निर्धारित होने के तुरंत बाद भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिनों का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए मंत्रालय और विभागों को 5 समूहों में बांटा गया है। इसके मुताबिक मंत्रालयों को सोमवार से शुक्रवार तक का दिन तय किया गया है। मंत्रालयों का विभाजन इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक मंत्री लोकसभा में एक दिन और राज्यसभा में किसी दूसरे दिन उत्तर देने के लिए मौजूद रह सकें। आपको बता दें कि यदि शनिवार को सभा की बैठक होती है तो उस दिन प्रश्नकाल नहीं होता। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। सदस्यों द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों की जांच के बाद प्रश्नों को अलग अलग संख्या दी जाती है। इसके बाद जिस दिन के लिए तारांकित प्रश्न को लिया जाता है उस दिन सदस्य से अध्यक्ष या सभापति द्वारा पूछने के लिए कहा जाता है और फिर वो सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर प्रश्नों की सूची से केवल प्रश्न संख्या पढ़कर प्रश्न पूछता है। इसके बाद संबंधित मंत्री प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न पूछने वाला सदस्य 2 अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। उस सदस्य के बाद जिसका नाम प्रश्न पूछने के लिए दूसरे स्थान पर होता है उसे 1 अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद सदन के अध्यक्ष उन सदस्यों को 1 अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं जो उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन ऐसे सदस्यों की संख्या प्रश्न के महत्व पर निर्भर करती है। माननीय सप्लीमेंट्री, आप पूछना चाहते हैं? मेरा सीधा सवाल है कि इतनी सारी योजना आप चालू कर देते लेकिन मंत्रालयों से जितनी मांग धनराशि की होती है उतनी धनराशि वहाँ तक नहीं जाती। इस बारे में मंत्रालय क्या जवाब देंगे? विभाग को पर्याप्त बजट मिला है और जो बजट मिला है उसका हमने 98 पॉइंट से अधिक खर्चा कर दिया, इतना % से ज़्यादा। जहाँ तक सवाल है राज्यों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है या खबर नहीं होती है या इसमें सत्यता नहीं है और कोई इनके पास शिकायत आई हो तो वो मेरे पास भेजे, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। सवाल है सर कि
प्रश्नकाल के लिए निर्धारित 1 घंटे के दौरान यदि मौखिक रूप से उत्तर दिया जाने वाले प्रश्न रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके उत्तर सदन के पटल पर रखे गए समझे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। आपका तो उन्होंने टेबल पे ही कर दिया, आप तो प्रश्न पूछ लो आप। यदि किसी प्रश्न का क्रमांक पुकारे जाने पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है या प्रश्न पूछने वाला सदस्य अनुपस्थित हो तो प्रश्न का उत्तर दिए जाने के संबंध में अध्यक्ष निर्देश दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 18 को भी क्लब किया जाता है। श्री प्रवेश साहिब वर्मा, माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। प्रश्नकाल समाप्त। सदन में प्रश्नकाल को जितना महत्वपूर्ण माना गया है उतना ही महत्वपूर्ण शून्यकाल को भी माना जाता है। हालांकि प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों में अंतर होता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जिन प्रश्नों को सदन में उठाते हैं उसकी पूर्व में सूचना दी जाती है। वहीं इसके उलट शून्यकाल के दौरान जब सदस्य सवाल उठाते हैं तो इसकी पूर्व में किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी जाती है। इसी तरह से लोकसभा में प्रश्नकाल का पहला 1 घंटा निर्धारित है, लेकिन राज्यसभा में पहला 1 घंटा शून्यकाल के लिए निर्धारित है और उसके बाद प्रश्नकाल का। देश की संसद में जनप्रतिनिधि सरकार से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल की तरह शून्यकाल की व्यवस्था भी संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में की गई है। प्रश्नकाल में सवाल पूछने के लिए सांसदों को पहले से सूचित करना पड़ता है, लेकिन शून्यकाल में सांसद बगैर तय कार्यक्रमों के सवाल पूछ सकते हैं। Sir, I want to draw your attention in connection with 42 public sector undertakings of the country are going to be disinvested. It is a very serious effort. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC जो श्रम विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है और जो कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उत्तराखंड नवोदित राज्य में उन्होंने अभी तक कोई भी चिकित्सालय नहीं ठीक से संचालित किया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के 1 घंटे के ठीक बाद शून्यकाल चलता है। वहीं राज्यसभा में शून्यकाल का समय बदल दिया गया है। लोकसभा में 12 बजे शून्यकाल का समय निर्धारित है। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल से पहले यानी 11 बजे से शून्यकाल में प्रश्न पूछने का प्रावधान नवंबर 2014 में किया गया। शून्यकाल यानी 0R नाम होने के पीछे इसका समय का होना भी माना जाता है। राज्यसभा में 0R का समय बदलने तक शून्यकाल 12 बजे होने के कारण इसे इस नाम से जाना जाता है। इसे आवर भी कहा गया क्योंकि पहले शून्यकाल पूरे घंटे तक चलता था। दिन में 1 बजे यानी सदन का दिन के लिए भोजन अवकाश होने तक, वहीं राज्यसभा में इसे मध्याह्न तक कर दिया गया ताकि सुचारू रूप से कार्रवाई चल सके। लेकिन इससे पहले शून्यकाल की कार्रवाई भोजन के लिए सदन के स्थगित होने तक चलता था। 7वीं और 8वीं लोकसभाओं में शून्यकाल 5 से 15 मिनट तक ही चलता रहा, लेकिन 9वीं लोकसभा में स्थिति बिल्कुल बदल गई। इसके बाद 17वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में 4 घंटे 48 मिनट तक 0 आवर चलाकर नया रिकॉर्ड बनाया। शून्यकाल के दौरान यह कोई नहीं कह सकता कि काल के दौरान कौन सा मामला सदस्य द्वारा उठा लिया जाएगा। प्रश्नकाल के समाप्त होते ही सदस्य ऐसे मामले उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं जिनके बारे में वो महसूस करते हैं कि ऐसे मामले में कार्रवाई करने में देरी नहीं की जा सकती। हालांकि इस प्रकार मामले उठाने के नियमों में कोई उपबंध नहीं है। किसी भी सदस्य को अपनी बात रखने के लिए 3 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। 1 सप्ताह में एक सदस्य किसी एक शून्यकाल उल्लेख ही कर सकता है। शून्यकाल में उठाए गए मुद्दे ज्यादा से ज्यादा ज्वलंत और जनता से सीधे जुड़े होने की वजह से हमेशा से ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। हालांकि नियमों की दृष्टि से शून्यकाल को एक अनियमितता के तौर पर भी देखा जाता है। 0 आवर में बिना अनुमति के या बिना पूर्व सूचना के मुद्दे उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ भी हो जाता है। इससे सदन की विधायी, वित्तीय और अन्य नियमित कार्य प्रभावित होते हैं। लेकिन अब 0 आवर में उठाए जाने वाले मामलों की पहले से दी गई सूचना के आधार पर अध्यक्ष की अनुमति से एक सूची भी बनने लगी है ताकि संसद के समय का सदुपयोग हो सके। तो
तो देखा आपने कि संसदीय प्रणाली में प्रश्नकाल और शून्यकाल को कितना महत्वपूर्ण माना गया है। प्रश्नकाल के जरिए जहां सदस्य सवाल उठाकर सरकार से जवाब मांगते हैं, तो वहीं शून्यकाल में भी सदस्य उन मुद्दों को उठाते हैं जो तात्कालिक परिस्थितियों में बेहद ज़रूरी होते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।